विजय ने अचानक लाइट का बटन ऑफ कर दिया। अगले ही पल कमरे में अंधेरा छा गया और उस अंधेरे कमरे का वे दोनों लाभ उठाने लगे। मधु को जो ससुराल मिली थी उसमें उसके अलावा कोई भी न था। वह थी और उसका पति। विजय का अपना छोटा सा व्यापार था। जब से विजय का विवाह मधु के साथ हुआ था तब से विजय 8 बजते ही घर लौट आता था। वे दोनों एक दूसरे में खो जाते थे। दिनों दिन प्यार बढ़ता गया। सब कुछ बड़े अच्छे ढंग से गुजर रहा था। एक दिन जैसे ही विजय अपने काम पर गया वैसे ही राजेश आ गया। राजेश को देखकर मधु घबरा गई। वह कई पलों तक एकटक देखती रही, फिर बोली, राजेश। हाँ मधु, तुम यहाँ किस लिए आए हो? मधु, राजेश ने कहा, मैं पहली बार तुम्हारे घर आया हूँ और तुमने बैठने तक को नहीं कहा, ऊपर से पूछ रही हो कि मैं क्यों यहाँ आया हूँ। देखो, मैं यहाँ अपनी ससुराल में बड़े आराम से हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे सुखी जीवन में किसी तरह का विघ्न पड़े। मधु के स्वर में घबराहट साफ झलक रही थी। मैं तुम्हारे सुखी जीवन में विघ्न क्यों डालूंगा भला? उसने कहा, मैं क्या तुम्हारा दुश्मन हूँ मधु? मैं तो तुमसे मिलने चला आया हूँ। क्या कोई अपने पहले प्यार को यूं ही भुला देता है? कभी कभी तो मेरा भी हक बनता है तुम पर। तुम चले जाओ प्लीज। मधु ने कहा, चला जाऊंगा। राजेश ने कहा, बिल्कुल चला जाऊंगा, तुम आओ तो। मधु चाहकर भी राजेश को न रोक सकी। वह इस बात से डर रही थी कि यदि उसने विरोध किया तो राजेश उसके पति से उसके विषय में सब कुछ बता न दे, और राजेश अपनी इच्छा पूरी करके चला गया। मधु के इस डर का लाभ बराबर राजेश उठाने लगा। वह कभी भी वहां आ जाता और मधु को अपनी बाहों में भर लेता और अपनी इच्छा पूरी करके चला जाता। जब भी राजेश आ जाता था मधु बुरी तरह से घबरा जाती थी। उसे इस बात का भय था कि यदि किसी दिन विजय आ गया तो क्या होगा। उस दिन राजेश करीब 11 बजे आया था। उसने आते ही मधु को अपना बाहों में भर लिया। वह उसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले आया। मधु विवश थी। ठीक उस वक्त जब वे दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, बाहर से किसी ने द्वार खटखटाया। कब? कौन है? मैं हूँ विजय, बाहर से आवाज आई। मधु बहुत जल्दी उठकर खड़ी हुई, कपड़े ठीक किए और राजेश कुर्सी पर बैठ गया। मधु ने द्वार खोला। उसके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी, बाल बिखरे हुए थे, सांसें उखड़ी हुई थी। मधु की इस हालत को देखकर विजय ने कहा, क्या बात है मधु? कुछ नहीं, कुछ तो है। विजय ने कहा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? नहीं तो मैं कहाँ घबराई हुई हूँ। विजय और मधु दोनों अंदर आ गए। अंदर बैठे हुए राजेश को देखकर विजय सब कुछ समझ गया। उसकी ओर देखते हुए बोला, ये कौन है? राजेश। मधु ने बताया, हमारे यहाँ से आया है। डैडी ने खबर लेने के लिए भेजा है। ओह, ये बात है। जी। मधु ने चाय बना दी। विजय और राजेश ने साथ साथ चाय पी। चाय पीने के बाद राजेश चला गया। उसके साथ ही विजय भी चला गया। विजय ने न तो मधु से कहा न ही उसने राजेश से कुछ कहा, लेकिन उसके मन में शंका ने घर कर लिया था। अब वह उन्हें रंगे हाथों पकड़ने की फिराक में रहने लगा। 1 महीने बाद जैसे ही विजय घर से निकला, राजेश आ गया। उसने फिर मधु को अपनी बाहों में भर लिया। राजेश। हाँ मधु, तुम क्यों मेरे सुखी जीवन में आग लगाने पर तुले हुए हो? वह बोली। उस दिन विजय को शक हो गया था। ये बात और है कि उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। भगवान के लिए तुम यहाँ मत आया करो। अच्छा मधु, राजेश ने कहा, मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। और उसने मधु के बार बार मना करने के बावजूद भी उसे अपनी बाहों में भरकर खींच लिया। जब वे दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, किसी ने द्वार पर ठोकर मारी। द्वार खुल गया। सामने विजय खड़ा था। कोई भी पुरुष जब अपनी पत्नी को किसी पर पुरुष की बाहों में देखता है तो उस समय जो उसकी हालत होती है वही हालत उस समय विजय की थी। मधु को काटो तो खून नहीं। राजेश गर्दन नीचे किए खड़ा था। उसने अपने वस्त्र ठीक किए और बाहर निकल गया। इधर चटाक 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 विजय ने कई थप्पड़ मधु की गालों पर रसीद कर दिए। बेशर्म बेहया। विजय ने कहा, अंडरस्को, मैं समझ तो उसी दिन गया था कि तुम मेरी इज्जत बर्बाद कर रही हो, लेकिन उस दिन मैंने कुछ कहा नहीं था। अब बोलो तुम क्या चाहती हो? जी तो करता है कि मैं तुम्हें गोली मार दूं। मार दो गोली विजय। मधु ने धीरे से कहा, मैं कसूरवार हूँ, तुम जो चाहो करो, मैं न करूँगी। लेकिन सच यह है कि हम दोनों पहले से ही एक दूसरे को प्यार करते थे। हम चाहते थे कि हमारी शादी हो जाए।
मगर वो न पाई थी। मधु जी, मैं आज तुम्हें बख्श रहा हूँ। विजय ने कहा, मैंने पहली रात को तुमसे कहा था कि शादी से पहले हमने जो कुछ किया है उसे भूल जाते हैं। याद रखना, यदि आज के बाद तुमने कोई गलती की तो मेरा चाहे कुछ भी हो तुम्हें गोली मार दूंगा। जी, मधु ने कहा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। फिर जिंदगी गुजरने लगी। विजय ने काफी दिनों तक फिर छिप छिप कर देखा, मगर उसे फिर कोई गलती नजर न आई। ना ही उसने राजेश को आते हुए देखा। मधु ने विजय के प्यार में किसी किस्म की कोई कमी न पाई। उसने निश्चय कर लिया था कि अब वह राजेश से कभी न मिलेगी। उसने पूरी निष्ठा के साथ विजय की बनकर रहने का निश्चय किया, लेकिन तभी एक दिन एक अजीब घटना घट गई। गर्मियों के दिन थे। दोपहर में अचानक मोहल्ले का एक गुंडा टाइप का लड़का घर में घुस आया। उसका नाम रोबिन था। उसने आते ही मधु के मुंह पर हाथ रख लिया ताकि वह चिल्ला न सके और वहीं बिस्तर पर धकेल दिया। बेचारी मधु बेवश हो गई। एक बार फिर उसका शील भंग हो गया। राजेश के चंगुल से छूटी तो रोबिन के चंगुल में फंस गई। वह जब मर्जी होती मकान में आ जाता और मधु को दबा लेता। मोहल्ले में उसकी खिलाफत करने वाला भी कोई न था। उस दिन जब रोबिन ने मधु को दबोच रखा था, वहां विजय आ गया। विजय ने जब ये देखा तो उससे बर्दाश्त न हुआ। उसने वहीं पड़े हुए एक इंडे से रोबिन पर वार कर दिया। रोबिन ने चाकू खोला और विजय के पेट में घुसेड़ कर घुमा दिया। विजय की आंतें बाहर आ गईं और वह वहीं लुटकर ढेर हो गया। रोबिन वहां से यह कहता हुआ भाग गया, खबरदार, अगर मेरा नाम लिया तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। मधु रोने पीटने लगी। मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों के पूछने पर उसने बताया, कुछ लोग घर में घुस आए थे। वे लूटना चाहते थे। इन्होंने विरोध किया और उन्होंने चाकुओं से इन्हें गोद डाला। लाश को पुलिस उठाकर ले गई। पोस्टमार्टम के बाद लाशों से मिली और वह जला दी गई। अब मधु नितांत अकेली रह गई। उसके पास कुछ भी नहीं रह गया था। विजय का जो कुछ भी था वह सब उसी का था, लेकिन उसका वह करेगी क्या? व्यापार करने वाला तो कोई भी नहीं रह गया था। राजेश फिर आने जाने लगा था। एक दिन उसने राजेश के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हुए कहा, राजेश, विजय के इस सब व्यापार को भी तुम समेट लो और मुझसे शादी कर लो। शादी की क्या जरूरत है मधु? राजेश ने कहा, मैं हूं न, मैं तुम्हारा व्यापार देख दूंगा। मधु को अब राजेश से नफरत हो गई। एक दिन उसने राजेश की चाय में बहुत सी नींद की गोलियां डाल दी। राजेश उसके घर से चला गया। वह बस में बैठा था, वहीं बैठा का बैठा रह गया और दोबारा उठ न सका। किसी को भी यह पता न चल सका कि राजेश को किसने मार डाला। अब मधु इंतकाम पर उतर आई थी। राजेश के बाद उसने रोबिन से शादी का प्रस्ताव रखा। रोबिन भी उसके प्रस्ताव को ठुकरा गया। तब उसने एक दिन बड़ी सफाई से रोबिन को भी ठिकाने लगा दिया और फिर वह किसी नए युवक को फंसाने के लिए सोचने लगी। उसी मोहल्ले के एक युवक को अपने जाल में फांस कर रंगरलिया मनाने लगी। देखा मैना, तोते ने एक पल चुप रहकर कहा, वह बेवफा औरत न तो अपने पति की हुई जिसने उसकी सब गलतियां माफ कर दी थी, न ही अपने प्रेमी की हुई और न ही अपने दूसरे चाहने वाले की हुई। तोते, हाँ मैना, उसकी गलती क्या थी? उसकी गलती यह थी कि यदि पहले दिन ही राजेश की हरकत पर अंकुश लगाती और अपने पिता से उसकी शिकायत करती तो यह नौबत न आती। फिर दोबारा जब रोबिन ने उस पर अधिकार किया तो उसे अपने पति को बताना चाहिए था। जब रोबिन ने उसके सामने उसके पति का खून किया था तब उसके विषय में पुलिस को बताना चाहिए था। और अगर सचरित्र होती तो विजय की विधवा बनकर जीवन गुजारना चाहिए था। एक पल रुककर तोते ने कहा, है न औरतों की जात मरियों से ज्यादा बेवफा? तोते, हाँ मैना, अगर ऐसी बात है तो सुन, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाती हूँ। सुनाओ। तोते ने अपने कान मैना की ओर लगा दिए।